नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का पार्ट नंबर सेकंड। जी हाँ, लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5.4 के तहत पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्थलमंडल, चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्वत को, पठार को, मैदान को, झील, द्वीप और तटीय स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों ये आपका पॉइंट है पहला पर्वत, और ये वाला चैप्टर आपको मिलेगा पेज नंबर 143 पर। कहाँ पर? 143 पर। इस पेज को जल्दी से ओपन करिए और करिए हमारे साथ इस बुक को हाइलाइट्स। जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों पर्वत क्या होता है? पर्वत भूमि का ऐसा भाग होता है जो निकट के धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर आपको उठा हुआ दिखाई देगा, और इस भाग का ध्यान रखिएगा, इस हिस्से का ढाल काफ़ी अधिक होगा। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ नहीं दी गई है, आप सिंपल समझिए कि पर्वत है क्या। पर्वत ये है, इसका ढाल कैसा है? बहुत ही मैक्सिमम होता है। याद रखिए, अगर ढाल कम होगा तो ये बन जाएगा आपका पठार। ठीक है, पठार इस टाइप के कुछ होते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई पीक पॉइंट पठार का नहीं होता, बट पर्वत का क्या होता है? पीक पॉइंट होता है, सर्वोच्च बिंदु होता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये भी तो पर्वत ही है। नहीं, ये आपकी मिलके बनती है क्या? पर्वत श्रृंखला। जैसे आपकी अरावली क्या है? अरावली पर्वत नहीं है, अरावली पर्वत श्रृंखला होती है। सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा वास्तव में कोई पर्वत नहीं है, ये भी क्या है? पर्वत श्रृंखला होती है। इसके अलावा नीलगिरी, ठीक है, नागा पर्वत और अंडमान निकोबार, ये सभी क्या है? ये सभी एक पर्वतों की श्रृंखला होती है, और इन सब का अपना कोई एक हायर पॉइंट होता है, सर्वोच्च बिंदु होता है। जैसे हम लोग कई बार अपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं ना आपसे कि सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम बताइए क्या होगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नीलगिरी, नागा पर्वत और अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। ठीक है, जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो सब बच्चे कमेंट करिएगा, बाकी मैं इसको डिस्कस करूँगा अभी यहीं इस वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पे आप बुक के साइड में या फिर यहीं पर पेज नंबर 142 एंड 143 के पेज बीच में एक छोटा सा ब्लैंक पेज पेस्ट कर दीजिए एल्फी से। ठीक है, फेविक्विक से या फिर सेलो टेप से। अब ये कैसे पेस्ट करना है ये मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पर, ठीक है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर या तो बुक के साइड में ही अपने छोटे छोटे अक्षरों से लिखिए यहाँ पर सिंपल कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। ठीक है, आप लिखोगे गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि ये पॉइंट इस बुक में कवर नहीं किया गया। ये पॉइंट आपको मिलता है तो किरण पब्लिकेशंस की बुक में जीएस की, अरिहंत के जीएस की बुक्स में, या फिर एक आपकी महेश बनवाल की बुक्स है वहाँ मिलता है ये पॉइंट। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई बात नहीं, वो बुक आप बाय मत करिए, इसी में जो पॉइंट है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग धूपगढ़। ठीक है, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है बेटा? गुरु शिखर, है ना। और जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है आपकी क्या? डोडा बेटा। क्या? डोडा बेटा। और एक होता है नागा पर्वत श्रृंखला, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या होती है? इसकी सर्वोच्च चोटी होती है आपकी सारामती। भाई नाक को देखते क्या होती है? नाक को देखते हमारी सारी मति क्या होती है? खराब हो जाती है। सारी मति मति बोले तो बुद्धि काम नहीं करती ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। बाकी मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आपके तैयार करवाए थे अपनी क्लासेस में, अदर क्लासेस में। और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ बुक को लीजिए मार्केट से और हाईलाइट करिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी होती है, ये होती है आपकी सैंडल पीक। क्या होती है बच्चे? सैंडल पीक। अब चलिए फोकस करते हैं यहाँ पर। दोस्तों जो मोस्ट टाइम पे पॉइंट लगेंगे उनको हम लोग हाथों हाथ इस बुक के ऊपर लिखते रहेंगे। बुक में जितने भी किलम काटी करनी है कर सकते हैं आप लोग, बुक आपकी है। और बुक अगर कोई बच्चे की किराए पे लेके आ रखा है तो अलग बात है, ठीक है। और बुक एक्चुअली किराए पे मिलती भी नहीं है, पहले मिलती थी कॉमिक्स। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ खगोलविद, खगोल शास्त्री जो होते हैं, उन्होंने ये बोला है कि 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई को हम पर्वत की संख्या देते हैं। क्या देते हैं? पर्वत की संख्या देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पठार होता है, ठीक है, पर्वत हायर, पठार उससे कम, फिर आपके आते हैं मैदान, पर्वतीय मैदान, तो ये सही रेंज होती है। लेकिन यहाँ बोला है कि अगर किसी भी भूमि का हिस्सा 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्या? पर्वत की संख्या देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि पर्वत की वही होना चाहिए हिस्सा, कुछ इस प्रकार से पॉइंट बनाना चाहिए आपस में ना, ये वाला। चलिए, सिंपल हो गया बेटा, क्लियर आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस अगले पर। पर्वतन, इसको वैसे इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है। आप सीधे पूछिएगा बलित पर्वत के बारे में। यहाँ पे ये पढ़िएगा कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा, मतलब कि हमारी जो अर्थ होती है उसके इनर जो हिस्सा होता है उसमें काफ़ी क्या होती हैं, कुछ एनर्जी आपस में क्लैश होती हैं। ठीक है, आंतरिक शक्ति आपस में कुछ मंथन करती हैं, आपस में टकराती हैं।
इनके द्वारा जब चट्टान में मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मोड़दार पर्वत। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम लोग बोलते हैं मोड़दार या फिर वलित पर्वत। और इनका निर्माण हमेशा भूसन्नतियों में होता है जिसे पर्वत का पालना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्वत का वो हिस्सा या फिर पर्वत की वो किस्म जिसे हम कहते हैं पर्वतों का पालना, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा उसको बोलते हैं क्या लोग हम लोग, वलित पर्वत। फोल्डेड माउंटेन, देखिए हिसाब से लिखा ना, फोल्डेड माउंटेन ये वाला, ये सब क्या फोल्डेड माउंटेन होगा एक तरह से। और जो सेकंड दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल आप लिख लीजिए बुक में कि यूरोप में जो आल्पस है ये किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये आपकी होती है वलित पर्वत की श्रृंखला। और जो एशिया में हमारा हिमालय है, ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका वलित पर्वत ही है एक तरह से। और जो आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वलित पर्वत। सेकंड पॉइंट देखते हैं, खंड पर्वत, बहुत ही रेयर चांस है एग्जाम में पूछे जाने का इसका। सिंपल आप देखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित दो समानांतर भ्रंशों के भ्रंश स्थलों के सहारे उत्थित, लिखिए बेटा इसको ध्यान से, उत्थित स्थलखंड भ्रंशोत पर्वत के रूप में विकसित होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो पाकिस्तान में जो साल्ट रेंज है वो किस प्रकार का पर्वत है, ये साल्ट रेंज है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा वो खंड पर्वत, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है, एग्जाम में आपसे पूछा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे स्थित है, सीधे वनडे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट आपका स्थित है जर्मनी के अंदर। और ये ब्लैक फॉरेस्ट क्या है बच्चे, ये आपका होता है क्या, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे, अगर से बढ़ते हैं आगे, ये लीजिए ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन, जो वॉल्केनो के द्वारा बनते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी जब जम जाएगा एक तरह से तो उसके बाद क्या बनेगा आपका, वॉल्केनो हुआ, वॉल्केनो जब जम गया आपका तो आपका बन गया यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत। अति विशाल ज्वालामुखी अंबार बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे जो किलिमंजारो बेटा, ये क्या है, ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। या फिर हम कह सकते हैं फिजीयामा, क्या है, फिजीयामा दोस्तों ध्यान रखिएगा जापान में स्थित है। और किलिमंजारो कहाँ है बच्चे, किलिमंजारो आपका हो जाएगा अफ्रीका में स्थित, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, राइट। और जो आपका इक्वेडोर है, ये इक्वेडोर का जो कोटोपैक्सी है, ये क्या है, ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है ये, राइट। और चिली का जो एकांकागुआ है, ये भी क्या है, ये भी आपका एक वॉल्केनिक माउंटेन्स है। इन सभी पॉइंट को आप करिए हाईलाइट, ग्रीन हाईलाइट लीजिएगा और येलो, इसी तरह से आपको इसको करना है हाईलाइट्स, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, गुंबदाकार पर्वत क्या होते हैं, देखो डोमेड माउंटेन्स। दोस्तों जब पृथ्वी के धरातल भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातल भाग ऊपर उठ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गुंबदाकार पर्वत। अगेन रिपीट करूंगा, जब पृथ्वी के धरातल भाग में चाप के आकार का एक उभार सा आपको दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं क्या, गुंबद नुमा पर्वत, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शायद टीला, है ना। याद है आपको हड़प्पा टीले की खोज किसने करी थी, 1826, कुछ तो कहेंगे 1921 नहीं से 1922 1826, ठीक है, चार्ल्स मैसन वाला, जब हम लोग करते हैं रैपिड फायर रिवीजन क्लास में अपनी, तब डिस्कस किया था हमने। अब इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें एक ब्लैक पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ब्लैक पहाड़ियों की जितनी भी रेंज है ये सभी आपको दिखाई देगी एक गुंबदाकार रूप में। इन सबको आप लोग एक काम करिएगा, गूगल करिएगा, इसकी इमेज को ध्यान से देखिएगा, फिर एक बार इस वाला जो पैराग्राफ है इसको पढ़िएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, ये सभी क्या हैं बेटा, ये सभी आपके अवशिष्ट पर्वत के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम में सीधे पूछता है बच्चे क्वेश्चंस। अच्छा, अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माउंट किलिमंजारो। और वाइट पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो वाइट पर्वत आपका स्थित है कैलिफोर्निया में, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। और वर्ल्ड की सर्वाधिक ऊंची लंबी, ध्यान रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, ये आपकी रहेगी एडिस पर्वत श्रृंखला, 700 किलोमीटर, ये लंबी है, ऊंचाई के बारे में बात नहीं, लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है रॉकी, 4800 किलोमीटर। और थर्ड में आपका आएगा हिमालय, इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला मतलब कि ये इसकी लंबाई यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं, ए से लेके बी तक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 2500 किलोमीटर। देखिए अगर पीएचडी करनी है आपको सिंपल ज्योग्राफी के अंदर तो आप पढ़ सकते हैं एक पॉइंट को, बट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, डीटीपीएससी हो गया, या फिर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम जीएस पेपर 1 के लिए, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि स्ट्रॉम्बोली
को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बस ये पॉइंट आप लोग इसको करिए हाईलाइट, बाकी इतनी आवश्यकता नहीं है। चलो अब बात करते हैं कि पठार क्या होता है। मैंने क्या कहा था, पहले आता है आपका पर्वत, पर्वत से थोड़ा कम नीचे वाला हिस्सा को बन जाता है पठार। अब दोस्तों पठार पर्वतों से नीचे और मैदानों से ऊंचे भूभाग होते हैं और इनकी जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है 600 मीटर। ध्यान रखिएगा कि जो पठार होते हैं इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 600 मीटर। अब पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी क्या परिभाषा। और हाँ ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में 33% जो भाग है वो हमारा क्या है बच्चे, पठार से घिरा हुआ है। ये परसेंट भी आपको साइड में बुक में लिख लेना है, क्योंकि ये इस बुक में चीज़ें नहीं दी गई हैं और इसका अर्थ ये नहीं कि बुक काफ़ी बकवास है या सर चीज़ें ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं सब चीज़ तो सर लिख रहे हैं। इस बुक में दिया क्या है फिर, बेटा जो दिया है उतना संभाल लो। और भैया 10 बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं है अभी, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको इसी बुक के ऊपर लिख लो। पढ़ने वाला बच्चा इस बुक को भी मैथ को अच्छे से समझता है और एग्ज़ाम करेक्ट भी कर लेता है। बाकी ज़्यादा मैथ के बारे में बयान नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स काफ़ी अच्छी है ही। चलिए अगर हम बात करेंगे पठार धरातल पर स्थित सपाट शीर्ष मंद ढाल। ध्यान रखिएगा जो पर्वत का ढाल होता है वो काफ़ी अधिक होता है। ढाल मतलब कि अगर मैं यहाँ पर पर्वत से अगर एक गिलास पानी नीचे फेंकूंगा, वैसे तो खैर पानी दिखाई भी देगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होगी, ठीक है, इसका ढाल क्योंकि काफ़ी क्या है अधिक है। लेकिन यहाँ पर जो पठार होते हैं, पठार का ढाल हमेशा क्या होता है बेटा, बंद होता है। पठार कभी कभी मैदानों से नीचे भी पाए जा सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पिडमॉन्ट के नाम से एक पठार है। ध्यान रखिएगा पिडमॉन्ट के नाम से एक पठार है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये मैदान से नीचे है, ठीक है, केवल यही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और पर्वतों से ऊंचे भी हो सकते हैं, जैसे तिब्बत का पठार पर्वत से हायर पॉइंट पर है, इसको हम बोलते हैं संसार की छत, ठीक है। सर्वोच्च पठार कौन सा है बेटा, 5000 मीटर, ये तिब्बत का पठार है। अभी हमने यहाँ पे देखा था पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करी गई है आपका औजार्क पठार कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपका यूएसए के अंदर। और जो सान पठार है ये कहाँ है, ये आपका हो जाएगा म्यांमार के अंदर। और एक आपका है अबिसिनिया का पठार, ये कहाँ है, ये आपका हो जाएगा आपका इथोपिया के अंदर। कहाँ पर, इथोपिया के अंदर। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये तिब्बत का पठार कहाँ पर है, कॉमन सी बात है कि तिब्बत में स्थित है ये। और जो कोलंबिया का पठार है ये आपका यूएसए में स्थित है। और जो गुआना का पठार होता है ये आपका वेनेजुएला गुआना में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अलास्का, ठीक है, ये जो पठार है ये आपका यूएसए में स्थित है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका आईएएस प्री एग्जाम में 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यूपी यूडी और आईडीए का एक एग्ज़ाम था 2013 में प्रीलिम्स में, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तिब्बत का पठार है या फिर तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है। किसी बच्चे को मालूम है, अगर मालूम होगा तो आप आंसर भेजिएगा। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर। ये थे आपके सामने चार ऑप्शंस। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री 1994 वाले एग्जाम में, ठीक है। यूपी यूडीए और आईडीए प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था 2013। अब चाहो तो हमारी इस क्वेश्चंस को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझको, ठीक है। जल्दी भेजिए बेटा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। इसके अलावा पठार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो खनिजों का भंडार, ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका में खनिजों का जो भंडार है वो किस पठार को कहा जाता है, वो कहा जाता है पेंटागोनिया के पठार को। और ये कहाँ है बच्चे, ये आपका है अर्जेंटीना में स्थित। और अर्जेंटीना कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आपको पूरे वर्ल्ड का मैप अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है, ठीक है, किसकी स्थिति कहाँ पर है। वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप कंटेस्ट, यमराज भी आके अगर आपसे पूछे ना रात को सोते समय, बताओ बेटा इसका आंसर क्या है, तुरंत ये पठार वहाँ पड़ता है, ठीक है। इसको भी आप कर लेना हाईलाइट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाईलाइट आप कर लेंगे। चलो, और हाँ अगर हम बात करेंगे पठार पर स्थित नगर कौन सा है, मुझे जस्ट अभी आया ये याद। और ये वाला क्वेश्चन जो राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था और आरटीएस प्री वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ईयर था आपका 1992, क्रॉस चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को, ठीक है। राइट आंसर करेगा मैड्रिड। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। हो गया बेटा पर्वत पठार खत्म हो गया यहाँ पर, इसको करिए हाईलाइट। अब बात करते हैं मैदान क्या होता है। पर्वत, उससे कम पठार, फिर उससे कम मैदान।
मैदान क्या होता है? सपाट भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है, अथवा ये हम कह सकते हैं कि बिना पहाड़ी, बिना पठार वाला, जिसमें ढाल बहुत ही कम होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? मैदान। अब विश्व के कुछ प्रमुख मैदान होते हैं, जैसे भारत का विशाल मैदान जो बना हुआ है, इसकी निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार की हुई थी? ये हुआ है आपका अवसादी जमाव के द्वारा। एसएससी सीजल में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का जो विशाल मैदान आखिरकार किस क्रिया पर आधारित है, या फिर किस प्रक्रिया के द्वारा भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ऑप्शंस ए दिया गया था अवसादी जमाव के द्वारा, ऑप्शंस बी आपको दिया गया था ये एक उत्थित मैदान है, या फिर ऑप्शन सी ये कार्स्ट मैदान प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर इज क्या? अवसादी जमाव। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। और जो कच्छ का मैदान है, निर्माण प्रक्रिया क्या है इसकी? इसकी निर्माण प्रक्रिया आपकी उत्थित मैदान। चलो बस अगला पॉइंट आपका रहेगा लद्दाख का मैदान, इसको करिए आप लोग हाईलाइट। और कश्मीर का मैदान कैसा है? झील करत मैदान है। पूरा कश्मीर एक्चुअली एक झील करत मैदान है, ध्यान रखिएगा। पूरा कश्मीर पहले क्या था? झील था। झील को सूख के बहुत सूख गया, तो लोगों ने उसमें बसावट ऐसा कर दी, तो एक झील करत मैदान होता है कश्मीर का मैदान। चलो अब बात करते हैं झील के बारे में, वास्तव में कि झील होती क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको इंडिया में जो प्रमुख झीलें स्थित हैं वो आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको ये लिखवा दूंगा, इस बुक में अलग से चैप्टर शायद देना चाहिए था, बट इसमें दिया नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात करते हैं हम लोग क्या? कैस्पियन सागर। झील क्या होती है? डेफिनेशन पता होगी वैसे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधे आप इसको पढ़िएगा। मतलब महासागर होता है, एक सागर होता है, नदी होती है, उसकी छोटी बहन मान लो झील होती है, इन शॉर्ट में। देखिए कैस्पियन सागर झील ये कहाँ पे स्थित है बेटा? ये आपकी रूस और कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? रूस और कजाकिस्तान में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? केनिया, युगांडा एवं तंजानिया को कवर करती है। इसके अलावा ग्रेट बियर झील ये कहाँ है बच्चे? ये आपकी हो जाएगी कनाडा के अंदर, कनाडा। ठीक है। एक आपकी है सुपेट झील, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच। और बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में। और टिटिकाका झील आपकी पेरू और वाल्विया में स्थित है। कहाँ पर? पेरू और वाल्विया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हॉर्न झील है ये कहाँ पर है? ये आपकी हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका एंड कनाडा। अरल झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। और रुडोल्फ झील कहाँ पर स्थित है? रुडोल्फ झील दोस्तों आपकी स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपकी यहाँ पर केनिया में। कहाँ पर? केनिया में। चलो अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एडिशनल झील जो हमारी इंडिया में स्थित है उसकी लिस्ट आप लिखेंगे, इसी बुक के ऊपर लिख लो, या बुक के साइड में बहुत स्पेस होता है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी अपनी छोटी करो, ठीक है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो खारे पानी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? सीधे क्वेश्चन पूछता है आपसे। राइट आंसर इज क्या? ये वो झील है जो रूस और कजाकिस्तान में स्थित है। अब बोलिए, दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे साफ साफ? तो बस याद करिए इस तरह से। राइट आंसर क्या? कैस्पियन सागर या फिर कैस्पियन झील। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील ब्रैकेट में करके, यहाँ ब्रैकेट में करके आप लिख लीजिएगा, ये होती है क्या? सुपीरियर झील। और जो आप देख रहे हैं ना बैकाल झील, बैकाल झील दोस्तों ये सबसे गहरी झील है। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि सबसे गहरी झील जो आपकी बैकाल झील है, इसकी गहराई कुल कितनी है? तो इसकी कुल गहराई होती है 1940 मीटर। राइट। अगला पॉइंट आपका है टिटिकाका झील। ध्यान रखिएगा कि ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील है। गहरी झील 1940 बैकाल झील है, और सबसे ऊंची झील कौन सी होती है? ये आपकी होती है टिटिकाका झील, और उसकी ऊंचाई कुल कितनी होती है? 3811 मीटर। आई थिंक इसकी यही रेंज है। और किसी किसी बुक में देखिए, मैं जो आपको डाटा शेयर कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ एनसीईआरटी के आधार पर। ठीक है, आपने कौन से पब्लिकेशन को फॉलो कर रहा है, आपने किस कोचिंग सेंटर से कोचिंग करी है, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है प्लीज़। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसके आसपास ही आपको रेंज मिलेगी आपके रियल एग्जाम में। ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो झील होती है वो होती है टिटिकाका झील। इसकी ऊंचाई होती है 3811 मीटर, नॉट किलोमीटर। मीटर किलोमीटर में क्या डिफरेंस है आपको पता होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे मृत सागर, डेड सी किसे बोलते हैं? वर्ल्ड की सबसे नीची झील जो है दोस्तों कौन सी है? मृत सागर। कौन सी? मृत सागर। ये थी झील से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। लेकिन इंडिया में कुछ झील स्थित है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अभी बच्चे कहानी ख़त्म नहीं हुई है झील की। लिखिए दोस्तों साइड में भारत की महत्वपूर्ण झीलें, इसी बुक के साइड में स्टार्ट कर दो लिखना छोटे छोटे अक्षरों में। दोस्तों एक आपकी होती है वुलर झील, डल झील और पोगांगशो झील। ठीक है, ये तीनों झीलें कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको लिखना है यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर में। और जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो बच्चे प्लीज़ ना लिखें इसको,
आप बोलोगे सर हम क्यों लिखें, क्योंकि आपको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको याद है, क्योंकि हमने कई बार क्लास में रैपिड फायर रिविजन के तहत, ठीक है, डॉट कनेक्टिव स्टडी के तहत, ठीक है ना, आओ खाएं जान, जी हाँ आपकी जान मैंने बहुत खाई है ना, ये बताओ बताओ। तो ओल्ड बच्चे जो हैं वो फिलहाल कमेंट करेंगे केवल, बस केवल, राइट। देखिए वुलर, डल और पोगोंगशो झील, तीनों झीलें कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपकी स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे मालूम है आप सबका आंसर आ चुका होगा अब तक, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, बेम्बनाथ झील, कयाल झील और अष्टमुदी झील, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, ये सभी स्थित हैं आपकी कहाँ पर, केरल के अंदर, ठीक है। वुलर, डल, पोगोंगशो झील जम्मू कश्मीर, और वेम्बनाथ, कयाल और अष्टमुदी झील कहाँ पर है, केरल के अंदर स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कोलेरू या फिर पुलिकट झील, कोलेरू या फिर पुलिकट झील दोनों का स्थान बिल्कुल सेम है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बाकी जो बच्चे हैं वो फटाफट लिखिएगा जल्दी से। देखिए अगर आपकी राइटिंग स्पीड काफ़ी स्लो है, लिखने की स्पीड काफ़ी स्लो है, तो वीडियो को स्लो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे फीचर इसमें दिए गए हैं, ठीक है। जो प्ले स्पीड होती है उसको स्लो करके आराम से लिखिए, या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, राइट। कोलेरू और पुलिकट झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा सांभर, पुष्कर और नक्की झील कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में, लोकटक झील मणिपुर में है, साल्ट लेक कलकत्ता में, सिल्का उड़ीसा में, ठीक है, चिल्का उड़ीसा के अंदर स्थित है, सुकना चंडीगढ़ में, परशुराम कुंड या फिर परशुराम झील ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और जो कि उमियम झील है, क्या बोलते हैं इसको बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग उमियम झील, मोस्ट टाइम भी है, और ये होती है आपकी मेघालय के अंदर। भाई एसएससी एमटीएस को बड़ा लगाव है इस क्वेश्चन से। उमियम झील से लगाव है, साल्ट लेक से लगाव है, चिल्का से लगाव है, सुकना से लगाव है, और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए कोलेरू झील। इन 4-5 झील से एसएससी बोर्ड को काफ़ी लगाव है, या तो एसएससी एमटीएस में आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार इस टाइप का, या फिर 10+2 जो एग्जाम होता है सीएचएसएल का वहाँ पूछता है, फिर एसएससी सीधे में पूछता है। और ध्यान रखिएगा कि जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में सबसे झील जो पूछी गई है वो आपकी होती है फुलहर झील। कौन सी बेटा, ये होती है आपकी फुलहर झील। और ये कहाँ पे स्थित है, ये आपकी स्थित है बेटा उत्तर प्रदेश में। कहाँ होगी, उत्तर प्रदेश में, राइट, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि द्वीप क्या होते हैं। द्वीप की स्थिति कहाँ पर है, जो आपका ग्रीनलैंड द्वीप है ना, उसकी स्थिति है वर्तमान में आर्कटिक महासागर में, ये ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। अच्छा द्वीप की परिभाषा कितने बच्चे जानते हैं कि द्वीप होता क्या है। एक होता है महाद्वीप, हम कहाँ पर हैं, महाद्वीप में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग, बताना बेटा। दोस्तों द्वीप को हम बोलते हैं इंग्लिश में आइसलैंड। अब बताइए, इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया, अब तक आपका आंसर आ चुका होगा आई थिंक सो। देखिए द्वीप एक्चुअली एक भूमि होती है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी होता है, या फिर वी कैन से दैट कि द्वीप स्थल मंडल के ऐसे भाग हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीनलैंड भी क्या है, द्वीप है। मैप में देखिए आखिरकार ये किस महासागर में स्थित है। एक्चुअली ग्रीनलैंड आपको ध्यान से अगर मैप में देखोगे तो उसके आसपास पानी होगा, और ये जो पानी है ये आपका आर्कटिक महासागर का पानी होगा। न्यू गिनी क्या है बेटा, न्यू गिनी भी एक द्वीप है। मैप को ओपन करिए, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो, अगर मैप आपके हाथ में नहीं है तो बड़ी नाइंसाफ़ी है पढ़ाई के साथ, या तो आप लोग घास काट रहे हो या पढ़ाई के नाम पर आप लोग बस दिखावा कर रहे हो। ये दोस्तों आपका है प्रशांत महासागर में, ठीक है, कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपका ये प्रशांत महासागर है इसकी आकृति कैसी होती है, प्रशांत महासागर की आकृति होती है त्रिभुज आकार की। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है प्रशांत, उसको त्रिभुज वाला चैप्टर बड़ा अच्छा लगता था मैथ में जब पढ़ते हैं त्रिभुज वगैरह, प्रशांत त्रिभुज इस तरह से याद कर लीजिएगा। और एक आपका क्या है मेडागास्कर, मेडागास्कर भी क्या वास्तव में एक द्वीप है, और ये स्थित है आपका हिंद महासागर में। जब हम लोग महासागर पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि हिंद महासागर का एरिया कितने वर्ग किलोमीटर है, या फिर आर्कटिक महासागर का, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। आगे बात करते हैं सुमात्रा। सुमात्रा वास्तव में क्या एक द्वीप होता है, ये भी स्थित आपका हिंद महासागर के अंदर है। और जो बोर्नियो है आप चले लिख सकते हो कि एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा है। अगर हम बात करेंगे होंशु द्वीप, ये आपका पड़ेगा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ये भी क्या एक द्वीप ही है। इसके बाद हम बात करते हैं विक्टोरिया द्वीप के बारे में, ये आपका उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। और जो जावा द्वीप है दोस्तों ये आपको आ जाएगा हिंद महासागर में, और जो तस्मानिया है ये आपका पड़ेगा दक्षिण प्रशांत महासागर में। अब श्रीलंका वास्तव में क्या है, श्रीलंका कोई देश है, आपके लिए देश होगा, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाता है श्रीलंका कोई देश नहीं है। श्रीलंका वास्तव में एक द्वीप है, एक आइसलैंड है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, जो इंडिया और जो भारत कनेक्टेड है वो किसी भूमि के द्वारा कनेक्टेड नहीं है, हम लोग आपस में वैसे वास्तव में पानी के द्वारा कनेक्टेड हैं, ठीक है। श्रीलंका जो स्थित है ये एक द्वीप है, और ये आपका हिंद महासागर के आसपास घिरा हुआ है। और बस ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ खास इसमें पॉइंट
ऐड करने के लिए फ़िलहाल तो नहीं है। द्वीप क्या होगा आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को, द्वीप की क्या परिभाषा है, जस्ट मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नदी द्वारा उत्पन्न कुछ स्थलाकृतियाँ, नदी के द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं। नदियाँ अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण क्रिया करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नदियों की जो नेचर होता है वह अपर्दन करने का होता है, परिवहन करने का होता है, बहने का होता है, अपने साथ में कुछ और चीज़ों को भी लेके आती हैं, ठीक है, और निक्षेपण क्रिया करती हैं। और नदियों के द्वारा उत्पन्न कुछ स्थल रूप इस प्रकार से हैं। पहला आपका है गार्ज। नदी के लंबवत कटाव क्रिया से वी आकार की घाटी या गार्ज या फिर कैनियन का रूप विकसित होता है। तो ये बनता है आपका गार्ज। जलप्रपात क्या होता है, जब नदियों का जल, ध्यान रखिएगा, एक पतली पट्टी के रूप में, जैसे वाइट कलर का, आप देखिएगा ध्यान से एक बार इस इमेज को, जलप्रपात हमेशा पानी की पतली सी पट्टी होगी जो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरेगी और नीचे का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, बिल्कुल समतल होगा। अगर चौड़ी पट्टी है पानी की, बहुत ही चौड़ाई से गिर रहा है, तो वह जलप्रपात बिल्कुल निकल आएगा, सिंपल नदी का एक बहाव कहलाएगा जो एक ऊंचाई से गिर रहा है। जलप्रपात की कैटेगरी बिल्कुल नहीं होगी। और ध्यान रखिए जब पट्टी बहुत ही कम होती है, जब इसकी जो विड्थ बहुत ही कम होगी और वो सारा पानी एक साथ अलग अलग नदी का पानी बह करके मिक्स हुआ, ठीक है, जब एक पट्टी के रूप में गिरता है ना, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। जलप्रपात का पानी कहते हैं अगर सर के ऊपर डायरेक्ट गिरे ना तो काफ़ी लोगों की मौत भी हो जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक पाइप से हम लोग छिड़काव करते हैं, ठीक है ना, और एक फोर्स के साथ हम किसी चीज़ को साफ़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो फोर्स वाला पानी होता है, जिसे आप लोग जेट स्प्रे बोलते हैं, या फिर जिसको आप लोग कह सकते हैं सिंपल, जैसे कि बाइक साफ़ करते हैं आप लोग, गाड़ी साफ़ करते हैं, ठीक है, तो ये इसका पानी क्या होता है, काफ़ी हानिकारक होता है, ऊंचाई से गिरता है तब। और इसका जो धरातल स्थल होता है वो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि पानी टकराएगा चट्टान से, तो यहाँ पे हीट उत्पन्न होगी, गुनगुना पानी बन जाता है यहाँ पर। और अगर हम बात करेंगे कि जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे बोलते हैं जलप्रपात। और जब कठोर सैलों का ढाल नदी के साथ होगा तो बनेगी क्या, श्रीपिका। क्या बनती है, श्रीपिका बनती है। अब विश्व के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बेटा पढ़िए कि जलप्रपात पहला आपका है एंजल जलप्रपात। ये संसार का 979 सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है और ये बना है आपका क्या, कैरोनी और नदी पर। कहाँ पे स्थित है, ये आपका स्थित है वेनेजुएला में। थर्ड आपका है नियाग्रा, 51 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये यूएसए और कनाडा में स्थित है। थर्ड आपका है, इसके बाद में नियाग्रा के बाद में 6 पॉइंट देखिए, विक्टोरिया, ये आपका जाम्बेजी नदी पर बना है और ये बना है कहाँ पर, जाम्बिया में। जोग प्रपात ये हमारे इंडिया का, ध्यान रखिएगा, और इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 253 मीटर। मीटर मीटर बच्चे ध्यान रखिए, ऊपर मीटर लिखा हुआ है, इसमें गलती मत करना आप लोग। चलो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट है थ्री सिस्टर 914 पेरू में स्थित है। जल कृतिका, नदी के प्रवाह मार्ग में, ध्यान रखिएगा, जल गतिका क्या होती है, नदी के प्रवाह मार्ग में जल के दबाव के कारण और घर्षण के द्वारा कुछ गड्ढों का विकास होता है, जिसे हम बोलते हैं जल क्या, कृतिका। देखिए ये नदी है, नदी का पानी लगातार बह रहा है इसमें, और इसके साथ में कुछ मिट्टी बह रही है, लेकिन ये जो बहाव होता है लगातार, कुछ दाब और घर्षण के द्वारा इसमें कुछ गड्ढे पड़ जाते हैं। जब गर्मी के टाइम पर किसी भी नदी का पानी सूख जाता है तो उसकी ज़मीन को आप ध्यान से देखिएगा, आपको वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे दिखाई देंगे, यही कहलाता है कि आपका जल ग्रतिका। क्या कहलाता है, जल ग्रतिका। लिखिए इसको। जलोढ़ पंख मैं स्किप कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, ठीक है, केवल हम ये बुक कवर कर रहे हैं केवल केवल इसलिए आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। अब तरीके से किसी बुक को पढ़ लो। पीएचडी करनी है, मैं अगेन बोलूँगा, तो आप एक लाइन को अंडरलाइन करिएगा, या फिर एक काम करिए कि येलो कलर का डिस्टेंपर का डब्बा 5 लीटर का मार्केट से जाके ले आओ दुकान से हार्डवेयर की, और ब्रश को भिगो और पूरी बुक को रंग डालो, आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये केवल उनके लिए, देखिए यूट्यूब पे एक्चुअली बच्चे काफ़ी हर तरीके के लॉन्च हो चुके हैं मार्केट में, जिसे नहीं पढ़ना, कमियां निकालनी है, उनका संस्कार बन जाता है हर चीज़ में कमी निकालने का, तो ऐसे बच्चों को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। चलो बात करते हैं नदी वेदिका क्या होती है। दोस्तों नदी घाटी के दोनों ओर, ध्यान रखिएगा, नवोन्मेष के कारण विकसित सोपानी संरचना कहलाती है नदी वेदिका। जस्ट इसको पढ़ लो, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। अगर हम बात करेंगे तटबंध, नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव के द्वारा बने लंबे लंबे बंध जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं। क्या होते हैं, कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, तटबंध। नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा। देखिए आपको मैं डेल्टा से संबंधित कुछ और रिवर डिस्कस करूंगा, यहाँ पर जब बात छिड़ गई है तो अच्छे से कुछ डिस्कस करूंगा मैं। डेल्टा पहले जानिएगा कि नदी द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसाद के जमा किए जाने से एक ग्रीक अक्षर इस टाइप का एक डेल्टा बन जाता है।
क्या होता है, इस टाइप से एक इमेज बन जाती है, एक बहाव के द्वारा कुछ मुहाने पर कुछ इस तरह से अवसाद जमा हो जाते हैं, ये बनता है आपका डेल्टा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर हम बात कर रहे हैं गंगा के बारे में तो यहाँ पे आपको लिखना है कि गंगा की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है। भाई गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, इसकी लंबाई कई बार डिस्कस करी है हमने। तो जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो बच्चे कंजूसी बिल्कुल ना करें रिवीजन करने में, रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है तो ही एग्ज़ाम क्रैक है। तो वो सब बच्चे मुझे गंगा, यमुना, ठीक है, इनफैक्ट आप मुझे लिखिएगा चंबल नदी की लंबाई कितनी होती है, कोसी की लंबाई कितनी होती है, बेतवा की लंबाई कितनी होती है और सोन नदी की लंबाई कितनी होती है। जब बातों में बात आ ही चुकी है तो ब्रह्मपुत्र को हम क्यों छोड़ें भाई। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है देखिए, मुझे तिब्बत का भी ऐड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तिब्बत के बाद में जब ये भारत में प्रवेश करती है उसकी लंबाई कुल कितनी है वो भी लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है इसकी कुल लंबाई होती है 2900 किलोमीटर। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, और भारत में जैसी इसकी एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, और असम में जब ये रिवर पहुंचती है ब्रह्मपुत्र तब इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और बांग्लादेश में इसको बोला जाता है क्या, जमुना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जा फॉर जापान, जमुना बोलते हैं। अब बात करते हैं कि गंगा की लंबाई कितनी होती है। मैंने आपको दोस्तों अपनी कई बार क्लास में डिस्कस किया था कि आप गंगा रिवर के आसपास जा रहे हो, आपका मन हुआ कि हाँ भाई चढ़ावा कुछ डाल देते हैं पानी में, आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास से 50 रुपये, आप 2 लोग थे, आपने करा क्या, आप काफ़ी घड़े चौधरी, तो अपने उस 50 के नोट को 2 हिस्सों में बांट दिया, 25-25 कर दिया, दोनों दोस्तों ने वो हाफ ऑफ नोट पानी में प्रवाह कर दिया। 2525 किलोमीटर क्या ये होती है इसकी लंबाई, गंगा की लंबाई। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना की लंबाई कितनी होती है, 1375, लिख लीजिए बुक के साइड में, या तो अलग से A4 पेज पेस्ट कर लो सेलो टेप से, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं बुक डिस्टर्ब हो सकती है हल्की सी आपकी, सबसे बेस्ट है कि छोटे अक्षरों में लिख लीजिएगा। बार बार देखिए मैं इस चीज़ का बखान नहीं करूँगा, कैसे लिखना क्या लिखना है वो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। फिर मैंने क्या पूछा बेटा बार से, मैंने आपसे पूछा था कोसी नदी की लंबाई कितनी होती है। जो कोसी नदी की लंबाई होती है वो होती है 730, याद आ गया। बेतवा की लंबाई कितनी होती है 480, और सोन की लंबाई होती है 780। और डेल्टा 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 ध्यान रखिएगा कि जो भी रिवर आपकी ईस्ट की साइड में फ्लो करती हैं वो सभी की सभी रिवर क्या करेंगी, डेल्टा बनाएंगी। इसमें हमने कई बार अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है, वो 4 नदियाँ होती हैं और ये सभी नदियाँ हमेशा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मैप आपको याद है, मैप देखिए ध्यान से, इंडिया का मैप ओपन कर दीजिएगा, एक तरफ आपको मिलेगा अरब सागर और एक तरफ आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, याद आ गया होगा इतना तो, है ना। चलो अब ध्यान रखिएगा कि जो ईस्ट की तरफ जो फ्लो करने वाली नदियाँ होती हैं उसमें मैंने आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में डिस्कस किया है। ये नदी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि ये सभी रिवर डेल्टा बनाती हैं और ये सभी रिवर काफ़ी मोस्ट टाइम पे हैं और ये सभी रिवर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। इन सब की लंबाई आप मुझे कमेंट करिए, जिनको नहीं मालूम है वो बुक के साइड में लिख लीजिएगा। दोस्तों महानदी की कुल लंबाई जो होती है वो होती है 815 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई होती है 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई होती है 1401 किलोमीटर। मैंने कहा था 64 माइनस कर लो 1401 आ जाएगा इसका, इसमें आप 15 कर लो माइनस, तो कितना रहेगा। कावेरी की लंबाई कितनी होती है आपकी 800 किलोमीटर। प्लस माइनस करने के लिए मैंने कहा था तरीके से आपको नोट्स में, जिसने बनाए होंगे नोट्स उसको पता होगा, और जो बच्चे नए हैं मैं उनको कुछ नहीं कह रहा फिलहाल, उनको तो खैर स्टार्टिंग में 100 गलतियाँ माफ़ है। अब हम बात करते हैं कि जो रिवर पश्चिम की साइड में फ्लो करेंगी वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाएंगी, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम की साइड में, वेस्ट की साइड में फ्लो करने वाली रिवर हमेशा 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 अरब सागर में गिरेंगी। उठाओ मैप, देखो इंडिया को ध्यान से, निहारो बच्चे अच्छे से। तो इसके अंतर्गत मैंने कई बार आपको 5 रिवर के बारे में डिस्कस किया है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, लूनी, इन सब की लंबाई कितने किलोमीटर है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि नदियों के किनारे बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं, जैसे आपका हैदराबाद हो गया, कटक हो गया आपका, है ना, नासिक, सूरत वगैरह वगैरह, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे अपनी रनिंग क्लास में। अभी हम ये टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आप लिख लीजिए बुक के साइड में लंबाई। साबरमती मोस्ट टाइम पे रिवर है, 371 इसकी लंबाई होती है। बेटा किलोमीटर में ध्यान रखिएगा, कहीं आप लोग गलती से मीटर लिख दो, मैं बार बार किलोमीटर बोल रहा हूँ तो किलोमीटर लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि एक बार SSC 10+2 एग्जाम था, वहाँ पे आपके सामने साबरमती की लंबाई पूछी गई थी। ऑप्शन में आपको 371 मीटर दिया गया था ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन बी में 371 किलोमीटर दिया गया था, वहीं कहानी खराब हो गई बच्चों की, बच्चे कन्फ्यूज थे। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते तो कुछ मीटर होता कितना, कुछ नहीं होता मीटर तो,
मीटर शुरू होते ही खत्म हो गया। ये बात कर रहे हैं रिवर का कंपैरिजन। हाँ, कपड़े की बात हो गई 371 मीटर बहुत तगड़ा कपड़ा होता है लंबाई कपड़े की, लेकिन हम बात करें रिवर की। रिवर हमेशा क्या होती है, किलोमीटर में होती है मैक्सिमम। ठीक है। और जो माही की लंबाई होती है वो होती है 585 किलोमीटर। नर्मदा मोस्ट एमपी है नर्मदा। नर्मदा की लंबाई होती है 1312 किलोमीटर। तापी की लंबाई होती है 724 किलोमीटर। और लूनी की लंबाई आई थिंक 320 या 319 के आसपास है। तो फिलहाल आप देख लीजिएगा इसको, 320 तो पक्का लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए इसको अच्छे से। तो फिलहाल ये चैप्टर पूरा हो गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि हिम नदियाँ असल करती क्या होती हैं। दोस्तों पहली होती है यू आकार की घाटी। इसमें क्या होता है कि हिम नदी अपने प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अपघर्षण द्वारा उसे वी आकार की घाटी में परिवर्तित करती है। ध्यान रखिएगा, वी नहीं सॉरी, ये यू आकार की आकृति बनेगी। ठीक है। लटकती घाटी क्या होती है, सबसे पहले ध्यान की घाटी क्या होती है, पता है आपको घाटी क्या होती है, बताइए। सिंपल सा आप इसको डेफिनेशन इसके ध्यान रखिएगा कि जो घाटी क्या होती है, ये दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का जो गहरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं घाटी। आमतौर पर इनमें से नदियों का प्रवाह होता है। जैसे ये लीजिए, ध्यान से देखिए इस इमेज को। ठीक है, ये एक्चुअली आपस में सटी हुई नहीं है, इसके पीछे भी क्या है, कोई ना कोई पर्वत श्रृंखला है, कोई ना कोई पर्वत की रेंज कह सकते हैं। ये सब क्या है, इसके बीच का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, हल्का हल्का कुछ मैदानी टाइप का होता है, इसे हम बोलते हैं सिंपल सी क्या, घाटी। अब घाटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। चलो ठीक है, एक होती है यू आकार की, एक होती है लटकती घाटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कोल के बारे में। ठीक है, कोल एक पर्वतीय दर्रा जो एक घाटी को दूसरी घाटी के साथ में क्या करता है, जोड़ता है। दर्रे का चैप्टर वैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दर्रा वगैरह क्या होते हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं पे करते हैं फ़िलहाल फिनिश। ठीक है, और मैं अगेन बोलूँगा कि अगर आपके पास में बुक है तो बुक सामने रखिए, अच्छे से हाईलाइट करिए इन सभी पॉइंट को, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जो बच्चों के पास बुक के लिए जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है, ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है, खैर वैसे तो खैर वो बच्चा फ़िलहाल या तो A4 पेज पे इन सब के नोट्स बनाइए। ठीक है, और इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ समाप्त, और मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिएगा। पिछले वीडियो आई थिंक अब तक शायद 34-35 बन चुके हैं, 147 पेज पे अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, बाय।